300 से 400 ग्राम का फ्रूट है और पूरी तरह से ऑर्गेनिक। 4 से 5 लाख रुपए एकड़ भी देता है। तो 4 से 5 लाख रुपए पर एकड़ अमरूद हमें दे देता है। इसमें सिस्टर कल्चर तैयार किया हुआ है। अच्छा। उसमें हमारे पास स्पेसिलोमाइसिस है। उसके अलावा ये ट्राइकोडर्मा फंगस के लिए तैयार किया हुआ है। रिसाइकल के लिए बार बार डंडा हिलाने की जरूरत नहीं। अच्छा। इसमें अपन ने मोटर पंप लगाए हैं, कूलर की मोटर के सारे। अच्छा, टंकी में पंप लगा हुआ है, तो वो ठीक है। और कलियों के बाद में फिर ये फ्रूट सेट होते हैं। अच्छा, ये छोटे छोटे फ्रूट सेट होते हैं। और जब कली रहती है उसके 1.5 महीने बाद जब नींबू आकार का हो जाता है, फिर अपन इस पे इस तरह से कवर करते हैं। ये अभी 2 कवर है, इसके ऊपर एक पेपर का कवर और एक आएगा जो सन बर्नर से बचाएगा। तो जो हमने बनाया है गुड़, बेसन और अच्छा हाँ गोमूत्र डाल के हमने इसको 90 से 100 रुपए किलो तक भी बेचा। किसान साथियों, आज आए हुए हम निमाड़ की एक ऐसी धरती पर जहां पर एक युवा किसान ने 2.5 एकड़ से अमरूद की खेती स्टार्ट करी थी और आज पूरे 10 एकड़ में वो जैविक अमरूद की वो फसल ले रहे हैं। तो आज की जर्नी शुरू करते हैं, हम किसान से ही सीधे आपको मिलवाते हैं। ये रहे हमारे युवा किसान जो कि है निमाड़ के जो इदारतपुरा गाँव है वहाँ से आते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अक्षय पाटीदार। कहाँ है अभी? सबसे पहले तो हमें जगह का नाम बता दीजिए। ये खरगोन जिले के ग्राम इदारतपुर में है। कितनी दूर पर है खरगोन से? खरगोन से ये 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर पर है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि 2 एकड़ से आपने इसकी शुरुआत करी थी जी। तो ये 2 एकड़ में अमरूद लगाने का जो मोटिवेशन है ये आपको कहाँ से मिला था? सर ये मैंने यूट्यूब पर और इन पे देखा था। मतलब आपको सीधी जानकारी जो है ये यूट्यूब से ही मिली थी। तो ये जो आप देख सकते हैं पूरी तरह से ये पूरा अमरूद का बगीचा है और पूरी तरह से ये जैविक है। तो मेरा प्रश्न ये है कि जैसे बाकी लोग जो है वो पूरी तरह से केमिकल वाली फार्मिंग हम कर रहे हैं। मैं स्वयं भी करता था ना। अच्छा, आप भी करते थे। हाँ। तो अलग हट के जैविक पर आने का क्या रहा? सर उसमें प्रोडक्शन के साथ साथ पौधे भी खराब हो रहे थे और केमिकल में मज़ा नहीं आ रहा था। अच्छा, केमिकल में मजा नहीं खेती आ रहा। करने में। तो मैंने अभी 3 साल से पूर्णतः मैं पूरा जैविक कर रहा हूँ। हम इस खेती को पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक जानने की कोशिश करते हैं ताकि जो हमारे व्यूअर है, जो किसान भाई है, वो भी पूरा खेती को अच्छे से समझ सके। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये जो वैरायटी है ये गुआवा की कौन सी वैरायटी है? ये वीएनआर की है, बिही नाम है इसका। वीएनआर की बिही। वीएनआर बिही किसी वैरायटी है ये वाइट कलर में आती है, सफ़ेद से सफ़ेद कलर अंदर से। तो किसान साथियों आप इसकी हाइट भी देख सकते हैं, मतलब लगभग 6 फीट 6.5 फीट की इसकी हाइट है। तो हाइट कम हो जाने से क्या होता है कि जो हार्वेस्टिंग है वो बहुत इजी हो जाती है है ना। मतलब कि आपको जो बेगिंग, एक तो चीज़ क्या है कि अमरूद में मेहनत बहुत लगती है। आप अगर मैं आपको अभी बताऊंगा एक दूसरे खेत में भी जाके जहाँ पर हमें बेगिंग करनी होती है, बेगिंग में भी 2 से 3 लेयर की बेगिंग होती है। तो वहाँ पर अगर ऐसी वैरायटी का आप चुनाव करते हैं जिसकी हाइट जो है वो अगर ज़्यादा है तो वहाँ पर आपको जो प्रैक्टिस करने में, मतलब कि बेगिंग करना हो गया, दूसरी भी अगर हम कोई प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें काफ़ी समस्या जाती है। तो सर जैसा कि आपने बताया वीएनआर वैरायटी है, अगर कोई किसान अब खेती करना चाहता है, अमरूद लगाना चाहता है, तो उसे आप कौन सी वैरायटी की सलाह देंगे कि इसी वैरायटी कोई और? यही वैरायटी का मैं तो सभी को बोलूँगा कि वीएनआर की बिही वाली सफ़ेद जो वैरायटी है। अच्छा। इसकी पिकिंग क्वालिटी बहुत लंबी है। मतलब इसको आप एक्सपोर्ट या बाहर मंडी तक 8 दिन तक भी घूमेगा ना ये जाम, तो कोई दिक्कत नहीं है इसको। मतलब वर्ल्ड वाइड इसकी अडोप्टिबिलिटी अच्छी है। हाँ। है ना वीएनआर। और क्या खासियत इस वैरायटी की? इसमें बाहर हर फसल में बाहर आती है। ऐसा नहीं है कि एक साल रुक गया, एक साल नहीं आएगा। ठीक है। हर साल में 2 बार आता है ये। अच्छा, आप कौन सी बहार को लेते हैं मेनली? हम अक्टूबर नवंबर वाली हमारी मेन रहती है। अक्टूबर नवंबर वाली। हाँ। जैसे एक बहार तो अभी जैसे अक्टूबर निकल गया, हमने एक निकाल दिया। एक निकल दी, ये अगली बहार की तैयारी हो गई जिसके लिए भी कटिंग हाँ। हो चुकी है। अब इसकी क्या बेगिंग होगी मेरे ख्याल से? बेगिंग होगी और ये जनवरी फरवरी में तैयार हो जाएगा ये। मतलब ये वाले जो जिसे हम हस्त ये जो बहार चल रहे, देखो किसान साथियों एक्चुअल में क्या होता है कि अमरूद में 3 बहारें होती है। 3 बहारों में से जो हम निमाड़ की धरती की बात करें तो यहाँ पर मेनली 2 बहारें ली जाती है ना। एक तो हम बोलते हैं जिसे मृग बहार, साइंटिफिक लैंग्वेज में कहें तो मृग बहार और हस्त बहार, ये 2 बहार यहाँ पर जो बहुत फेमस है। प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन ज़्यादा कौन सी बहार में आपको देखने को मिलता है? ये फर्स्ट क्रॉप जो अक्टूबर नवंबर में, मतलब अक्टूबर वाली जो मृग बहार होती है उसमें प्रोडक्शन ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब ये जो बहार है इसकी प्रोडक्शन की जो कैपेबिलिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, कम होती है। फ्रूट क्वालिटी किसकी ज़्यादा रहती है अच्छी? बाद वाली की, जनवरी फरवरी वाली। मतलब जो फ्रूट क्वालिटी है वो बाद वाले की बढ़िया होती है। ठीक है। अक्षय जी आप बताएं कि आपने इन पौधों की स्पेसिंग क्या रखी है? मैंने पौधे से पौधे की दूरी 6 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 10 फीट की है। 6 बाय 10 की आपने? 6 बाय 10। तो अगर 6 बाय 10 के हिसाब से अगर हम देखें तो 1 एकड़ में कितने पौधे लगे हुए हैं आपके? 600 पौधे। 600 पौधे है ना। और ये पौधे 1 एकड़ के लिए अगर 600 पौधे लगाते हैं तो ये हम कह सकते हैं कि बहुत ही आइडियल स्पेसिंग होगी। तो जैसा कि आपने बताया कि ये जो पूरा 10 एकड़ का हमारा फार्म है ये पूरी तरह से 100% ऑर्गेनिक है जी। तो एक और अगर हम देखें कि जहाँ पर पूरी जो दुनिया है वो बिना केमिकल के कोई फसल ले नहीं पा रहे, उस वक्त पर आप जो है पूरा 100% ऑर्गेनिक कर रहे हैं, तो ये कैसे हो पा रहा है?
सर ये मेरे बगीचे को 8 साल हो गए हैं। ठीक है। आज के 3 साल पहले मैं पूरा केमिकल पे ही। हाँ, पूरा केमिकल पे आधार था मेरा, पे केमिकल खेती करता था। अच्छा। तो उसमें पौधे सूख रहे थे और विल्ट टाइप बैठ रहे थे। हाँ। खड़ा पौधा सूख जाता था, हरा का हरा। मतलब उस पौधा समय भी अपने को विल्ट हो गया और फ्रूट, बाकी जो फ्रूट फ्लाई, इन चीजों का वो सामना तो उस समय भी करना पड़ ही रहा था। हाँ, खर्च पूरा करो और उसके बाद भी खेती में मुनाफा नहीं हो रहा था केमिकल करने से। अच्छा। तो फिर मैंने धीरे धीरे जैविक पे ध्यान देना चालू किया और पिछले 3 साल से मैंने पूर्णतः जैविक कर दिया। तो मेरा इस साल एक भी पौधा इसमें खराब नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा। मतलब कि ये देखो किसान साथी, ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब केमिकल पर हम आधारित थे तब तो समस्या आ रही थी, और खर्चा जो कि हमारे इनपुट कॉस्ट जिसे हम बोलते हैं वो भी बढ़ रहा था। उसके बाद जब हम ऑर्गेनिक पर शिफ्ट हुए तो जो हमारे जो केमिकल का खर्चा है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, और हम जो है पूरी तरह से जो ऑर्गेनिक हम बोल रहे कि जो छिड़कने के लिए स्प्रे, आप स्प्रे छिड़कते हैं? हाँ, ऊपर से भी स्प्रे में हर हफ्ते, और नीचे ड्रिप इरिगेशन से भी मैं हर हफ्ते बैक्टीरिया चला रहा हूँ। अच्छा अच्छा। इससे फल में बहुत मिठास भी है। हाँ, फल तो मैंने अभी खाया भी था। मतलब मुझे भी आज पहली बार ऑर्गेनिक अमरूद खा के लगा कि नहीं, ऑर्गेनिक अमरूद की बात ही कुछ और होती है। आप हमें ये बताइए कि जो अमरूद में जो प्रैक्टिस होती है, जैसे हम बात करें प्रूनिंग होती है, और कौन कौन सी प्रैक्टिस होती है जो जरूरी होती है, जहाँ पर अपने को मजदूर की जरूरत पड़ती है? खास तो इसमें वो प्रूनिंग के समय मजदूर लगता है। मतलब कटिंग के समय? कटिंग के समय अपन जब जून में इसकी कटिंग मारते हैं, मई में, उसके बाद 1.5 महीने बाद इस पे कलियां आती है। ठीक है। और कलियों के बाद में फिर ये ऐसे फ्रूट सेट होते हैं। अच्छा, ये छोटे छोटे फ्रूट सेट होते हैं। और जब कली रहती है उसके 1.5 महीने बाद जब नींबू आकार का हो जाता है, फिर अपन इस पे इस तरह से कवर करते हैं। ये अभी 2 कवर है, इसके ऊपर एक पेपर का कवर और एक आएगा जो सन बर्नर से बचाएगा। मतलब अभी हमने इसमें 2 कवर कर दिए हैं। एक देखिए ये इस प्रकार है, मतलब एक तो पॉलीथीन चढ़ा रखी है, पॉलीथीन है, और एक ये है, ये फोम है। ये ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है। ये इसका एक केवल मेन काम क्या है? ट्रांसपोर्टिंग के लिए अच्छा रहता है। और ये पॉलीथीन का काम है कि फ्रूट की क्वालिटी और साथ साथ में ये फ्रूट फ्लाई और दूसरे भी रोग कीड़े हैं उनसे बचाता है ये पॉलीथीन। फ्रूट फ्लाई की तो हम बात करेंगे क्यों, क्योंकि अमरूद में जो सबसे बड़ी समस्या ही होती है वो फ्रूट फ्लाई की होती है। मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे कि ये कितने समय बाद अपने को ये बेगिंग, इसको बेगिंग बोलते हैं, बेगिंग कितने समय बाद करनी होती है हमें? 1.5 महीने बाद। मतलब जैसे हमने प्रूनिंग करी, प्रूनिंग के 1.5 महीने बाद जो है हमें ये करनी पड़ेगी। ये 2 लेयर तो है, इसके बाद में अभी और एक लेयर आएगी पेपर किस चीज की? पेपर की रहेगी। वो सन बर्निंग से बचाने के लिए होती है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें इरिगेशन, सिंचाई की, तो सिंचाई के लिए आपने क्या व्यवस्था कर रखी है? सर हमने इसमें ड्रिप इरिगेशन लगाई हुई है। ड्रिप में भी 2 ड्रिप आपने डाल रखी है। किसान साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो डबल ड्रिप डाली है, और जितनी भी फ्रूट क्रॉप होती है उसमें जो है ड्रिप इरिगेशन ही सबसे बढ़िया होती है, क्योंकि कम पानी में काम चल जाता है। कि दोनों ड्रिप जब एक साथ चलती है तो पूरा प्रॉपर काम हो जाता है। इसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि आपने मल्चिंग भी इसी की, वेजिटेटिव मल्च जैसे हम कहते हैं, मल्चिंग भी कर रखी है। इसमें अपन ने मक्के की मल्चिंग करी है। मक्के का चारा, मक्के का चारा पीस के डाला हुआ है। मतलब जो मक्का आप अपने लगाते हैं, खेत में लगाया था हमने, वहाँ से निकाला मक्का, और जो चारा उसका निकला था वो पूरे खेत में बिछा दिया है। तो मतलब पूरे खेत में भी आप देखेंगे कि इन्होंने पूरी वेजिटेटिव मल्च बिछा रखी है। ठीक है, जिससे क्या है कि जो ऑर्गेनिक मैटर है वो भी सॉइल में बहुत अच्छे से मिल रहा है, क्योंकि जब ये ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होता है तो जो ऑर्गेनिक कार्बन है ये बढ़ता है, तो जो बाकी के न्यूट्रिएंट है वो हमें बाहर से देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि एक तो ये चीज़ है कि जो फार्म है पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक में हम अब बाहर से कोई केमिकल फर्टिलाइजर डाल नहीं सकते। तो ऐसे में अगर हम बात करें जी, ये वेजिटेटिव मल्च है, हम बोले कि जो पुरानी फसल का हमारा जो कचरा होता है ये बहुत ही कारगर साबित होता है। अगर इसमें बात करें फ्रूट फ्लाई, तो फ्रूट फ्लाई के लिए एक तो आपने ये बेगिंग कर रखी है। इसके अलावा सर, इसके अलावा हमने फिलामेंट ट्रैप लगाई हुई है। अच्छा, उसके डब्बे टांगे हुए हैं। हाँ। और कुछ हद तक उससे भी कंट्रोल होती है, थोड़ी बहुत ये बेगिंग से भी बच जाती है। इसके अलावा अगर 2-4% फल फ्रूट फ्लाई से खराब होते हैं तो वो फिर प्राकृतिक चीज़ है ना, उसको कोई रोक नहीं सकता है। मतलब कि जितना हम कर रहे हैं ऑर्गेनिक में इतना हो रहा है, लेकिन इसके अलावा भी 2-4% जो है वो निकलता है। इसके अलावा जैसे कि हम बीमारियों की बात करें तो बीमारियों में कौन सी बीमारी सबसे ज़्यादा आपको परेशान करती है? सर इसमें निमाटोड की सबसे ज़्यादा परेशानी है। नेमाटोड की सबसे ज़्यादा समस्या? जड़ में गठाने बन जाती है उससे। तो उसके लिए भी अपने पास बैक्टीरिया है ना। प्राकृतिक खेती, जैविक खेती में हर चीज़ के बैक्टीरिया है। अच्छा, हाँ। तो नेमाटोड के लिए आप कौन से बैक्टीरिया का छिड़काव करते हैं? नेमाटोड के लिए सर अपने पास बेसिलोमाइसिस बैक्टीरिया। बेसिलोमाइसिस, हाँ। तो उसको हर हफ्ते जड़ से अपन चला रहे हैं नीचे ड्रिप इरिगेशन से, तो बहुत हद तक कवर में है। अच्छा, उसको रेगुलर चलाना पड़ता है हर हफ्ते। तो पौधे स्वस्थ रहते हैं।
कोई वो दिक्कत नहीं। इनकी फ्रीक्वेंसी मतलब कि कितने दिन के अंतर पे अपने को ये छिड़काव चलाना होता है? देखो इनका सर्कल होता है 7 दिनों का अच्छा। बैक्टीरिया का। हम्म। जैसे आज अपन ने सोमवार में गुड़ डाल के ना उसको रेडी किया है, हम्म। तो आने वाले सोमवार तक वो कंप्लीट हो जाते हैं बन के। अच्छा। उसको या तो आप स्प्रे में ले लो या फिर जड़ से चला दो। निमाटोड के लिए अपन हमेशा जड़ से ही छोड़ रहे हैं। जड़ से ही छोड़ा, वो नेमाटोड जड़ की बीमारी होता भी मिट्टी में, जड़ की ही बीमारी है तो उसको जड़ में ही छोड़ा जी। जाता है। ठीक और है। ऊपर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए जो भी है अपने पास बैक्टीरिया, बेवेरिया बासियाना और वर्टेशियम लकानी वगैरह जो भी अपन ने बैक्टीरिया तैयार किए हैं और वो स्प्रे में जाते हैं। जैसे कि ये सारे जो बैक्टीरिया है ये यहीं पर तैयार करते हैं, उसकी यूनिट भी आपको मैं दिखाऊंगा। ये सारे के सारे जो बैक्टीरिया, इनका जो बैक्टीरियल सॉल्यूशन है ये खुद यहीं पर, सबसे बड़ी बात ये है कि कहीं किसी प्रकार से भी जो है ये किसी और पर निर्भर नहीं है। सारी चीज़ें ऑर्गेनिक घर पे तैयार होती है। जितने भी प्रकार के बैक्टीरिया है, जैव अमृत भी आप बनाते हैं, जैव अमृत का छिड़काव भी होता है। ये सारी चीज़ें जितने भी, मतलब हम बात करें कि मार्केट के ऊपर इनकी जो डिपेंडेंसी है जीरो वो बजट है। जीरो है, जीरो बजट। हाँ, मार्केट के ऊपर डिपेंडेंसी क्या है? केवल ये बस बेगिंग की, ये बेगिंग हो गया, ये फॉर्म, अपन को बैक्टीरिया बनाने में केवल गुड़ का खर्चा है। गुड़ का खर्चा, मतलब कि बस ये खर्चा है। इसके अलावा कोई भी केमिकल जो है ये मार्केट से परचेस नहीं करते। और यही इनका मेन फायदा भी है कि हमने जो है पूरा कॉस्ट बचा लिया है, जिसके कारण जो हमें प्रॉफिट है वो बढ़ रहा है। मतलब अगर हम केमिकल से ऑर्गेनिक की तरफ आ रहे हैं तो हमें अमरूद में कम से कम फायदा ही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्राइसिंग की। तो अगर हम देखें कि जितने भी खर्च हो गए, ये आपका बेगिंग का खर्च हो गया, स्प्रे का खर्च हो गया, मजदूर खर्च हो गया, पूरा ट्रांसपोर्टेशन, मतलब पूरा मार्केट तक ले जाने का जो पूरा खर्च है, अगर हम देखें तो 1 किलो अमरूद के ऊपर कितना खर्च आ रहा है? सर इसमें प्रूनिंग से लगा के हार्वेस्टिंग तक हाँ 12 से 15 रुपए किलो का खर्च है। 12 जैविक में। ऑर्गेनिक अगर हम करते, क्योंकि इससे हम, पहले मैं केमिकल करता था तो मैंने 20 रुपए से 22 रुपए तक किलो का खर्च भी आता था मेरे को। अच्छा, तो हाँ, इस बार जैविक में थोड़ा फायदा है। ठीक है। तो 12 से 15 रुपए पर केजी के हिसाब से अगर हम देखें, और इस बार जैसे कि आपने बताया था मुझे मार्केट वैल्यू कम मिली। अब इस बार अपना क्या बिका था? 25-30 रुपए किलो। 25 से 30 रुपए पर केजी के हिसाब से जो है रेट मिला था हमारा। उसमें खर्च लगभग 50% इस बार मार्केट में ज़्यादा था ना अमरूद। हाँ, इस बार साथियों एक ये चीज़ रहती है कि जब डिमांड कम हो और सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो पूरा, आप जानते हैं कि पूरा जो खेती है, ये जो पूरा बाग का काम है, पूरा डिमांड और सप्लाई के ऊपर चलता है। तो इस बार क्या है, सप्लाई बहुत ज़्यादा थी, डिमांड बहुत कम थी, इसलिए जो है थोड़ा सा रेट पे फर्क पड़ा। फिर भी 25 बाद वाली क्रॉप है अब। हाँ, तो जैसे बाद वाली क्रॉप है, इसका रेट बढ़िया मिलेगा। लेकिन इस बार का जो रेट रहा 25 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो का रेट मिला था, जिसमें हम हमारा 50% क्या मान ले, कॉस्ट मान ले, है ना। तो 50% जो है इसमें अपने को बचत हो रही है। एकड़ के पीछे अगर हम बात करें तो एकड़ के पीछे अपने को कितना मुनाफा हो रहा है? एकड़ में 2 लाख रुपए, 2 से 2.5 लाख रुपए। कितना प्रोडक्शन हो रहा है इसमें? 100 क्विंटल। 100 क्विंटल के आसपास अगर हम प्रोडक्शन माने तो ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो हमें 2 लाख रुपए का फायदा, 2 से 2.5 लाख रुपए एकड़ के पीछे मिल जाता है, मरी से मरी हालत में। अगर हम फसल की बात करें तो 4 से 5 लाख रुपए एकड़ भी देता है। तो 4 से 5 लाख रुपए पर एकड़ अमरूद हमें दे देता है। जैसे कि आपने जब पहली बार लगाया था फसल को, तो उसके बाद पहली हार्वेस्टिंग आपने कब करी कमर्शियली? 18 महीने में। 18 महीने मतलब, और पौधे लगाने के बाद। पौधे आप कहाँ से लाए थे? ये रायपुर से, छत्तीसगढ़, वीएनआर कंपनी से लाए थे। वीएनआर कंपनी से ही लाए थे, हाँ, वहीं से लाए थे। जैसा किसान साथियों की बताया था कि पूरी तरह से जो ऑर्गेनिक चीज़ें जो तैयार हो रही है वो भी ये स्वयं ही तैयार करते हैं। जितने प्रकार के भी छिड़काव बैक्टीरियल जो सॉल्यूशन है, वेस्ट डीकंपोजर, जैव अमृत, ये सारे के सारे आप देख सकते हैं कि यहीं पर उसकी पूरी यूनिट लगी हुई है। आप बताएंगे सब एक एक करके चीज़ें, ये सब सारी चीज़ें क्या है? हाँ, हमने ये 200 लीटर के ड्रम में सारे मदर कल्चर तैयार किए सबसे पहले। अच्छा। उसके बाद में 1000 लीटर के 6 से 7 टंके हैं, इसमें सिस्टर कल्चर तैयार किया हुआ है। अच्छा। उसमें हमारे पास पेसिलोमाइसिस है। उसके अलावा ये ट्राइकोडर्मा फंगस के लिए तैयार किया हुआ है। ठीक है। स्प्रे में भी जाता है, जड़ से भी अपन चला सकते हैं, सारी फंगस को खा जाता है। ठीक है। इसके अलावा सुडोमोनास है अपने पास, ये भी फंगस का काम करता है। और बेसिलस थुरेंजिस और वर्टेशियम लकानी। अच्छा, ये इंसेक्ट के लिए दोनों चीजें हैं इसमें। और ये माइकोराइजा है, ये भी घर पे तैयार किया हुआ है सारी चीजें। ये OWDC है। अच्छा। वेस्ट डीकंपोजर, सारी चीजों को डिकम्पोज करता है ये स्प्रे में भी जाता है और जड़ से भी चलता है। तो ये सारी चीजें आपने कहाँ से? सारी चीजें अपन ने यूट्यूब से ही सीखी। ये बहुत ही गजब का जुगाड़ भी आप देख सकते हैं। आप बताएंगे जुगाड़ क्या जुगाड़ है ये? हाँ, ये लेवल के लिए है। अच्छा, टंकी के अंदर कितना लेवल है, कितनी दवाई छोड़ना है खेत में, कितनी रोकना है, इसका ये सारा लेवल बताता है। मतलब वहाँ से एक धागा बांध रखा है कि जैसा जैसा कम होते जाएगी और लेवल कम होते जाएगा वैसा वैसा धागा नीचे जाता जाएगा। और इसके अलावा अपन ने इसमें रिसाइकल के लिए बार बार डंडा हिलाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। इसमें अपन ने मोटर पंप लगाए हैं, कूलर की मोटर के सारे। अच्छा। टंकी में पंप लगा हुआ है, देख सकते हो।
अंदर ही मतलब सारा का सारा रिसाइकल होते रहता है। ठीक है। ये इधर किस चीज के टैंक रखे हुए हैं? ये इधर जीव अमृत बनाया है, गुड़ बेसन और अच्छा हाँ गौमूत्र डाल के। ये इसमें पूरा जैव अमृत जो है तैयार हो जाता है। एकड़ का सिर्फ 10 लीटर, एकड़ के पीछे 10 लीटर जाता है और अद्भुत परिणाम है इसके, मतलब बढ़िया। तो देख सकते हैं किसान साथियों की मतलब हमने जो बात कही थी कि जीरो डिपेंडेंसी है मार्केट और केमिकल के ऊपर, मतलब सारी चीज़ें यूट्यूब से ही, जैसे कि आपको जो आज जानकारी मिल रही है ये इनके पास भी यूट्यूब से ही आई थी। ठीक है, तो उन्होंने पूरा यूनिट अपना घर पे तैयार कर रखा है। और एक खास चीज़ जो इन्होंने बताई थी कि जैसे कि पूरा जो फील्ड है ये एक जगह पर नहीं है, ये कम से कम आधा किलोमीटर की दूरी पर है। एक दूसरा जो फील्ड है आधा किलोमीटर, तो उसके लिए जो स्प्रे की व्यवस्था है वो भी यहीं से इन्होंने बिल्कुल एक पाइप मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये लगा हुआ है ना इधर सर, है ना। ये सारा का सारा पाइप कहाँ पर है? यहाँ से स्प्रे मशीन यही है अपनी, जैसे कि ये जो मशीन है यहाँ पर लगा रखी है। और ये जो आप देख रहे हैं ये पूरे इनके 1-2 किलोमीटर की फील्ड तक फैला हुआ है और यहीं से सारा स्प्रे कंट्रोल होता है। तो बड़ा ही अद्भुत, जिसे हम बोल सकते हैं कि देसी जुगाड़ पर, और खेती का सबसे बड़ा मूल ही यही है कि जितना अगर किसान जुगाड़ू है उतना अपनी इनपुट कॉस्ट को कम कर पाएगा और उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर पाएगा। तो काफ़ी बढ़िया यूनिट आपने डाल रखी है, बधाई हो आपको इसके लिए। तो और जैसा कि अभी एक फ्रूट भी मुझे मिला था कि जैसे अभी सारी भी हार्वेस्टिंग तो हो गई थी, लेकिन एक फ्रूट अभी भी हमको मिला था। अब इस फ्रूट को मैं दिखाना चाहूँगा कि काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का फ्रूट है और काफ़ी साइज़ भी जैसा आपने बताया था कि 300 से 400 ग्राम का फ्रूट है और पूरी तरह से ऑर्गेनिक, स्वाद में इतना गजब जिसका कोई हिसाब नहीं है। जैसा किसान साथियों मैंने आपको बताया कि टोटल 10 एकड़ में जो है अमरूद लगाया हुआ है, जिसमें से 4 एकड़ में आप देखेंगे कि इंटरक्रॉपिंग भी कर रखी है। तो सर आप हमें बताएं कि इंटरक्रॉपिंग क्यों करी और कौन सी फसल इंटरक्रॉपिंग में आपने लगाई है? सर मुझे ये अमरूद का उत्पादन तो भरपूर मिल रहा है। अच्छा। लेकिन इसमें क्या होता है, कभी कभी रेट बहुत कम हो जाता है। तो वो रेट के लिए मैंने ट्रायल बेस पे ही अभी 4 एकड़ में अदरक लगाई है। हाँ, अगर इसका उत्पादन पे, अमरूद पे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो मैं अपनी पूरी फील्ड में यही इंटरक्रॉपिंग में आप फसल लगाएंगे। ये पूर्णतः जैविक इसमें चल रहा है। मतलब अदरक भी पूरा, वो बनी बात है कि अगर पूरा फील्ड है ये जैविक है, तो उसमें अगर हम इंटरक्रॉपिंग अगर कोई कर रहे हैं तो वो भी पूरी तरह क्या है, जैविक ही है। तो इसमें जो आप अदरक देखेंगे, ये अदरक की कंडीशन भी अभी बहुत अच्छी है। ये अदरक कितने महीने में तैयार हो जाती है? ये 9 महीने की फसल है। ये 9 महीने की फसल है और दोनों का प्रोडक्शन टाइम अलग अलग ही होता है। ठीक है सर, आप ये बताइए कि जैसे कि जितना अभी प्रोडक्शन हो रहा है इसको आप मार्केट तक ले जाने के लिए कैसे करते हैं कि कोई व्यापारी आपके तक आता है, आप स्वयं ही इसको जो है? देखो हमारे गांव में 20-25 किसानों का ग्रुप है। अच्छा। तो हम सब जन मिल के 10-12 टन की गाड़ी, ऐसर गाड़ी यहीं से लोड करते हैं, हम स्वयं लोड करते हैं और वहाँ पे दिल्ली पहुँचाते हैं। तो वहाँ पे कमीशन एजेंट है, उनका 6% कमीशन है। अच्छा। तो उनके मार्फत हम माल पहुँचाते हैं, पैसा भी व्यवस्थित आता है, बिल भी व्यवस्थित आते हैं, सब रजिस्टर्ड है, मतलब कोई दिक्कत वाला काम, पैसा अटकने जैसी कोई चीज अभी तक? सब लाइसेंसधारी है ना। अच्छा। हाँ, मंडी के थ्रू जा रहा है माल। अब जैसे मान लीजिए जो कोई किसान ऐसी जगह से देख रहा है जहाँ तो या तो मार्केट वो दिल्ली, क्योंकि कम से शुरुआत करेगा तो मार्केट दिल्ली तक तो नहीं पहुँचा सकता। तो फिर वो ऐसे में लोकल मंडी, जैसे अगर हम बात करें इंदौर हो गया, भोपाल, अगर कोई लोकल मंडी में भी अगर जाता है तो उसको रेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, बड़ी बड़ी सिटी उनमें इसका रेट है ना। मतलब कुल मिलाकर ऑर्गेनिक अगर है तो आने वाले समय में भविष्य भी इसका ही है। क्योंकि जो देसी अपन देख रहे हैं ना, वो देसी पे कीड़ा बहुत जल्दी लग रहा है। अच्छा। उसकी स्वीटनेस और ये चीज़ें ज़्यादा है तो उसमें कीड़ा बहुत जल्दी लगता है, नरम भी हो जाता है, पिकिंग क्वालिटी है नहीं। अब उसको कोई खाना पसंद नहीं करता। वो 8 दिन घर में रह जाए तो एकदम जूस बन जाता है। अच्छा। और पूरा घर में महक उसकी चलती है कि घर में जाम है। इसको तुम 15 रोज भी घर में पटक के रखो तो ऐसा लगे नहीं कि घर में जाम रखे हुए। अच्छा, यही खासियत, ये इसकी जो है खासियत है। तो कुल मिला के ये है कि मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा समस्या जाने वाली नहीं है। और एक जो ठीक ठाक वाला रेट है, हम मान सकते हैं कि ऑन एन एवरेज जो 30 रुपये वाला जो रेट है वो तो मिल ही जाता है ना, ऑर्गेनिक के नाम पे। ठीक है, हमने इसको 90 से 100 रुपये किलो तक भी बेचा है। अच्छा। जब माल कम रहता है, मंडी में आवक कम रहती है तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। कितने साल पहले आपने इसको? ये शादियों में, अभी जैसे रमज़ान वगैरह चालू होंगे तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। ये आपने बोला कि 90 रुपये किलो तक भी बेचा है, तो ये 90 रुपये किलो रेट आपको कब मिला था? ये पिछले साल के 1 साल पे, मतलब पहले, मतलब कि 2-3-4 क्रॉप पहले हम बोल सकते हैं। 1 साल में 2 क्रॉप, तो 2 साल पहले आपको ये रेट मिला था 90। काफ़ी अच्छा रेट, मतलब उस समय तो ये होगा अगले 2 साल का रेट भी आपको पहले ही मिल गया था बिना खर्चे में। सर आप ये बताइए कि कोई किसान अगर शुरुआत करना चाहता है, और शुरुआत अगर मान लीजिए हम 1 एकड़ का अगर हिसाब लगाए, है ना, कि अगर 1 एकड़ से वो शुरुआत करना चाहता है तो शुरुआती खर्चा उसको क्या क्या रहेगा? शुरुआत में पौधे और ड्रिप इरिगेशन का
अगर वो हम बात खर्चा करें है। कि जैसे कि 1 एकड़ में कितने पौधे लगते हैं? 1 एकड़ में 600 पौधे। 600 पौधे की अगर हम बात करें तो एक पौधा लगभग कितने का आएगा? ये 175 से 200 रुपए तक। हम 200 रुपए भी मान के चले तो 6 2 12 1,20,000 के तो केवल पौधे का खर्चा हो गया, शुरुआती खर्चा। जी। इसके अलावा 50,000 ड्रिप ड्रिप, 170 हो गए। हाँ। इसके अलावा ये अगर देखो अभी हम जब छोटा पौधा लगाते हैं तो वो कितने समय बाद फ्रूटिंग देना चालू करेगा? ये प्लांटेशन के 18 महीने बाद मतलब 18 महीने बाद हम पूरी उसकी पहली क्रॉप आ जाएगी। पहली क्रॉप आ जाएगी। उसके अलावा जैसे 170 तो ये हो गया, उसके अलावा और क्या खर्चा लगेगा 18 महीने तक उसका मेंटेनेंस के लिए? ये अपन को एक्स्ट्रा में बांस लगाना पड़ता है पौधे को स्ट्रेट रखने के लिए। अच्छा। वो 20,000 रुपये एक्स्ट्रा मान के चलो आप। और मतलब हार्वेस्टिंग के पहले ही इनको जो शाखावन रहती है ये नरम रहती है, तो अपन एक तार चलाते खंबे पे। अच्छा तार, ये जैसे ये तार ये चला हाँ, हुआ है, ये तार ठीक तार है। लगा हुआ है। ठीक है। वो तो अपन इनको धागे से बांधते हैं, डोरी वगैरह जो भी है सुतली से। मतलब कि शुरुआत पौधा लगाने से लेकर 18 महीने तक का, मतलब हमें मोटा मोटा कितना, ये 50,000 एक्स्ट्रा मान लो। 2.5 लाख मतलब हम बोल सकते हैं कि जब तक क्रॉप नहीं आएगी शुरुआत में 2.5 लाख रुपए तो आपने मान लीजिए खर्चा तो होना ही होना है। फिर उसके बाद में जो फर्स्ट क्रॉप आएगी 18 महीने बाद, उसमें कितना खर्चा लगेगा पहली क्रॉप को लेने के लिए? बेगिंग वगैरह बेगिंग के ऊपर है, अपने यहाँ फ्रूटिंग कितनी आती है हाँ। उस हिसाब से है। बाकी फर्स्ट क्रॉप और सेकंड क्रॉप मिला के इसका खर्चा पूरा इन्वेस्टमेंट जो भी है पूरा निकाल दिया। मतलब कि आपने जितना भी 18 महीने तक खर्च किया है जी। ये वो खर्चा आपको अगली 2 क्रॉप में रिटर्न हो जाएगा, है ना? मतलब कि हम ये देखिए किसान साथियों, और यहाँ पर एक सबसे बड़ी चीज़ है कि खर्चा कब रिटर्न होगा? जब ऑर्गेनिक करेंगे। हाँ। तो आप सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि किसान अगर कोई शुरुआत करना चाहते है उसको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो उसे नहीं करनी है? सबसे पहले तो सही पौधा, हाँ। निमोटोड फ्री पौधा अच्छी कंपनी से ले, VNR कंपनी से ले, रायपुर से। वहाँ पे निमाटोड फ्री पौधा रहता है। हाँ। और भी बहुत सारी है नर्सरी जहाँ पे निमाटोड फ्री रहता है। ठीक है। तो स्वस्थ पौधा लेंगे तो बीज सही रहेगा तो हाँ, वो उत्पादन तो भी सही सही बात है, मिलेगा। बिल्कुल। सबसे उसके अलावा महत्वपूर्ण अपन को केमिकल की तरफ जाना ही नहीं है। हाँ। बहुत ज़्यादा अत्यधिक समस्या आ रही है तो अपन 1-2 बार केमिकल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर अपन परिपक्व है, अपन जैविक में ही परिपक्व है तो केमिकल की तरफ जाना ही क्यों? अच्छा, मतलब कि क्योंकि एक जैसे आपने थोड़ी देर पहले भी एक बात हुई थी कि अगर आप पहले केमिकल कर रहे थे फिर जैविक पे आए, क्यों? क्योंकि केमिकल में खर्च ज़्यादा था। तो हम अगर जैविक में जाते हैं तो ही अच्छा प्रॉफिट हम जो है गुआवा फार्मिंग मतलब अमरूद की खेती से जनरेट कर पाएंगे। तो किसान साथियों, यही थी हमारे निमाड़ के अमरूद किंग की कहानी। अगर आप भी इनसे कुछ जानना, सीखना या पूछना चाहते हैं तो मैं इनके जो कॉन्टैक्ट है और जो पता है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें बताएं कमेंट करके। अगर आपको जानकारी काम की लगी हो तो इसे और भी लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जो लोग हैं वो केमिकल फार्मिंग को छोड़ के जो है वो जैविक की तरफ भी जा सके। क्यों? क्योंकि जैविक के प्रति जो डर है कि भैया उसमें मुनाफा नहीं रहता है, तो जैसे कि हमारे जो किसान साथी है उन्होंने इसको सीधे से नकारा है कि पहले केमिकल फार्मिंग कर रहे थे लेकिन केमिकल में मुनाफा नहीं था, इसलिए वो जैविक की तरफ आए हैं। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।